लोग जो आज हम करेंगे 8वां चैप्टर माशरे और पैसे। इसमें हम देखेंगे भारत और वाराणसी के किस तरह से माशरे और पैसे हैं और कौन से ऐसे पैसे हैं जो भारत के मजमूई को डोमिनेट करता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 तरह के पैसे होते हैं, पूरे दुनिया में 3 तरह के पैसे होते हैं। एक इब्तदाई पैसा होता है, दूसरा सानवी पैसा होता है, तीसरा सलासी पैसा होता है। तो आप इब्तदाई पैसा किसे कहा जाता है? जैसे इब्तदाई पैसा का मतलब जो भी चीज़ आपको कुदरत के जरिए मिला हो। जैसे आप जो एक मवेशी पालते हो तो भी ये क्या है, कुदरत के जरिए, कुदरत का ही मतलब एक देन होता है। आपको दूध मिलता है तो उसका अगर आप कोई भी चीज़ पैदा करते हो, मतलब आप उसका बिजनेस करते हो तो किस तरह का आ गया, तो वो इब्तदाई पैसे में आ गया। मवेशी पालन किस तरह के किस किस्म में आते हैं, तो वो मवेशी पालन में आते हैं। जैसे आप ज़राअत करते हो, यानी गन्ना का कोई ज़राअत करते हो, यानी गन्ना उगाते हो या कपास उगाते हो या टमाटर की खेती करते हो, तो ये किस किस्म में आ गया, तो ये इब्तदाई पैसे में आ गया। तीसरा आप देखो खानपुनी, जैसे आप खाम लोहा निकालते हो या खाम किसी कोई भी मदनियात निकालते हो या खानपुनी के जरिए या खानपुनी से ज़मीन के अंदर से निकालते हो या पहाड़ों में से निकालते हो, किसी भी किस्म का खानपुनी करते हो, तो वो जो भी जेवरात या जो भी मादनियत तेल या जो भी मदनियात आपको हासिल होते हैं तो वो किस किस्म के पेशे में आते हैं, तो वो इब्तदाई के पेशे में आता है। इसी तरह से आप माहीगिरी करते हो, चाहे आप तालाब से माहीगिरी करो या किसी नदी से माहीगिरी करो या समुद्र से माहीगिरी करो, ये किस किस्म में आएगा, तो ये इब्तदाई पेशे के किस्म में आएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हो, हम गन्ने का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह से आप गन्ना उगाते हो तो इब्तदाई पेशे में आ गया। वही गन्ने को आप जब मिल में भेजोगे तो उससे क्या बनाया जाएगा, या तो गुड़ बनाया जाएगा या तो शक्कर बनाया जाएगा। तो जब एक गुड़ बनाने के प्रोसेसिंग में जाता है या जब एक गुड़ बनाने के लिए हम मिल में भेजते हैं तो उससे तो वो पैसा बदल जाता है, वो सानवी पैसा नहीं आता है। यानी सानवी पैसा ऐसा पेशा है जो इब्तदाई पैसे के खाम माल को इस्तेमाल करके उसे तयशुदा माल बनाया जाता है, तो उसे सानवी पैसा कहा जाता है। उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कहा जाता है दूसरे लफ्ज़ों में आपको होगा। इसी तरह से आप जब गुड़ तैयार हो जाता है, जब शक्कर बन जाता है, तो उसको आप दुकान में भेजोगे बेचने के लिए, तो शॉप पर जो दुकानदार होते हैं वो बेचते हैं। तो वो किस तरह का पेशा है, वो खिदमाती पेशा हो गया, तो वो सलासी पैसे में आ जाता है। तो ये दुकानदार का काम कौन से पेशे में आ गया, सलासी पैसे में आ गया। या किसी भी किस्म का खिदमत पेश करना लोगों को, वो किस किस्म में आ जाता है, वो सलासी पैसा में आ जाता है। जैसे डॉक्टर एक पेशेंट के लिए खिदमत करते हैं, वो सारे जो भी उनकी बीमारी होती है उस बीमारी को ठीक करते हैं दवा के जरिए और इंजेक्शन के जरिए, तो वो एक तरह का क्या हो गया, खिदमत हो गई। तो डॉक्टर, जैसे आप टीचर को देखोगे तो वो तालिब इल्म को पढ़ाते हैं या बच्चे को पढ़ाते हैं, वो अपने नॉलेज देते हैं और उसे सही रास्ता को दिखाते हैं। तो किस किस्म का पेशा हो गया, तो एक वो सलासी पैसा हो गया, एक खिदमती पैसा हो गया। तीसरा तो ये आप जंबल देख लो, जबकि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया हुआ लोहे की कच्चे धात निकालना, तो लोहे की कच्चे धात निकालना किसमें आ गया, खानकुनी में आ गया। तो एक इब्तदाई पेशा हो गया तामीरी काम करना, यानी मैन्युफैक्चरिंग करना। तो वो कौन से पैसे में आ गया, ईट के जरिए जब आप घर बना रहे हो तो एक नया चीज़ बना रहे हो। घर क्या हुआ, आप इकोनॉमिक्स माशरत के लफ्ज़ों में जब बोलोगे तो एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, एक चीज़ बना रहे हो उससे ईटों से, तो एक घर बनाना क्या हो गया, एक सानवी पेशा हो गया। वहीं आप क्या देख रहे हो, गुड़ तैयार करना। तो मैं पहले ही बता चुका कि गुड़ तैयार करने के लिए जब भी हम भेजते हैं मशीनों में तो कौन सा पैसा हो जाता है, तो सानवी पैसा हो जाता है। ये 3 पैसे हैं जो हर मुल्क में पाए जाते हैं, इब्तदाई पैसा, सानवी पैसा और सलासी पैसा। तो ये तीनों जो आजकल के दौर में जो भी हो रहा है, जो सलासी पैसा बहुत ही क्रूज पे है और इससे काफ़ी सारे जो मजमूई कौमी पैदावार है जो हमारे मुल्क में होते हैं, आप देखोगे आगे चल के कि बहुत से कम लोग, यानी 20% जो सलासी पैसा काम करते हैं और उन मजमूई कौमी पैदावार के लगभग 60-50% मजमूई कौमी पैदावार का हिस्सा होते हैं। वहीं पे आप देखोगे ज़राअत बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग जो भी इस देश का मतलब जो भी इस मुल्क की आबादी है, आप देखोगे 60% आबादी ज़राअत पे काम तो करते हैं, लेकिन उसमें जो मजमूई कौमी पैदावार होते हैं वो लगभग बहुत ही कम होते हैं, एकदम 17% के करीब में होते हैं। इसी तरह से आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आप देखोगे कि आबादी लगभग 26
लगभग 24% की आबादी उसमें काम कर रहे हैं और 26% का हिस्सा मजबूरी तौर पर पैदावार दे रहे हैं। तो इसे आप देखोगे कि आगे के जो भी मतलब जो भी पेशा आने वाला उरूज पे आने वाला है, या जो भी पेशा उरूज पे कौन सा पेशा है, तो सलासी पेशा है, खिदमती पेशा है। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर की यदि गेम बना रहे तो कौन सा पेशा हो गया, तो एक तरह का सलासी पेशा आ गया, मतलब आप खिदमत हासिल कर रहे हो। जैसे पबजी, फ्री फायर, कौन सा पेशे में आते हैं, तो ये सलासी पेशे में आते हैं और ये काफ़ी सारे उरूज में हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे आगे चलकर कि भारत और ब्राज़ील के बीच में मौजाना किया गया है, कंपेयर किया गया है कि किस तरह से भारत के लोग इस पेशे में कितना पैदावार कर रहे हैं और कितना उनका हिस्सा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 17% जो हिस्सा है ये इब्तदाई पेशे के, एक इब्तदाई पेशा, और जो ये 26% है, ये 26% ये कौन सा है, ये सानवी पेश है। और तीसरा आप देखोगे 57% है, ये कौन सा है, ये सलासी पेशा है। सलासी पेशा है। वहीं पे आप ब्राजील का देखोगे 67% किससे आ रहा है, तो सलासी पेशे से आ रहा है। 67% जो भी आ रहा है ये किससे आ रहा है, तो ये सलासी पेशे से आ रहा है। और 5% किससे आ रहा है, ये जराद से आ रहा है, यानी इससे आ रहा है इब्तदाई पेशे से आ रहा है, एक इब्तदाई पेशे से आ रहा है। और 27% किससे आ रहा है, तो ये सानवी पेशे से आ रहा है। तो ये डेटा दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो इससे आपको क्या देखना है कि ब्राज़ील में कौन सा पेशा सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो सलासी पेशा ज़्यादा मकबूल है। वहीं पे आप देखोगे भारत में लगभग वही सलासी पेशा जब आसपास के नज़दीक में 57 पेशा है, 57% है। और वहाँ पे देखोगे इब्तदाई पेशा। तो आपको एक और ग्राफ दिया गया हुआ है, आबादी का दिया गया हुआ है। तो आप देखोगे वहाँ पे जो इब्तदाई पेशा में जो लोग मशगूल है, कितने परसेंट है, 48% मशगूल है। कितना, 48%, यानी 48% आदमी 48% इंसान मिलकर, यानी फार्मर मिलकर, और कितने परसेंट मजमूई तौर में पैदावार पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो 17% बना रहे हैं। यानी मान लो कि 100 आदमी हैं आपके पास, 100 लोग हैं, जो 100 लोग हैं, वो 100 में से 48 आदमी कितने रुपए कमा रहे हैं, तो 17 रुपये कमा रहे हैं। यानी 100 आदमी मिलकर 100 आदमी है, उसमें से 48 आदमी मिलकर 17 रुपये कमा रहे हैं। फिर वही 100 आदमी में से 26 आदमी मिलकर 25 आदमी मिलकर कितना रुपये कमा रहे हैं, सॉरी 24 आदमी मिलकर कितना रुपये कमा रहे हैं, 24 आदमी मिलकर 26 रुपया कमा रहे हैं। अब वहीं पे आप देखोगे कि 26 कितना, 26 आदमी मिलकर कितना रुपया कमा रहे हैं, तो 57 रुपया कमा रहे हैं। तो किसकी कमाई ज़्यादा होती है, जैसे मान लो 48 आदमी मिलकर 17 रुपये कमा रहे हैं। जब आप इसे तकसीम करोगे तो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 रुपये के आसपास में ना, 0 पॉइंट, जब आप 17 रुपये को तकसीम करोगे 48 रुपये से, 17 रुपये को तकसीम करोगे 48 से, तो उस एक आदमी की इनकम है, आप देख लो कितना होगा। इसी तरह से आप जब इसका डिवाइड करोगे तो 26 रुपया कमाए, जिससे कितने लोग मिलकर, तो 24 लोग रुपया कमाए, यानी इससे कुछ 1 रुपये के आसपास होगा। अब वहीं पे आप देखोगे 57 रुपया जो आ रहा है, 57 रुपये जो कमा रहे हो, कितने आदमी कमा रहे हैं, तो 26 आदमी कमा रहे हैं। तो वहीं पे आप देखोगे 57 आदमी जब 57 रुपये कमा रहे हैं, कितने आदमी मिलके, 26 आदमी, तो सबसे ज़्यादा किसका इनकम हो, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कुछ 2 रुपये के आसपास में आया, 2 रुपये के आसपास में। यहाँ पे कितना आया, कुछ 1 रुपये के आसपास में आया। और यहाँ पे कितना आया, 0 आसानिया कितने रुपये के आसपास में है, तो आप देखोगे 25 पैसे के आसपास में आएगा आपको।
यहाँ पे देखो आप कितना लगभग कुछ 50 पैसे से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आमदनी किसकी है? सबसे ज़्यादा तो 87 पैसे की आमदनी है। कि जो भी ऐसा कोई भी इंसान अगर वो पैसा पकड़ता है, अगर ज़राअती पैसा पकड़ता है तो उसकी इनकम कितनी होगी? उसकी इनकम 50 पैसा है। अगर वो सारे पैसा पकड़ता है तो उसकी इनकम क्या है? वो 1.1 रुपया होगा। अगर वही इंसान अगर 87 पैसा पकड़ता है तो उसकी इनकम कितनी होगी? तो 2 रुपया 1 पैसा होगा। तो आप देख लो इस तरह से हमारे देश में किस तरह का पैसे का रूल चल रहा है, आप उसी तरह से देखोगे। तो भारत और ब्राज़ील आप देखोगे, इसी तरह से आप ब्राज़ील को देखोगे कि ब्राज़ील में 100 आदमी हैं तो कितना रुपया, जैसे ये इब्तदाई पैसा है, जैसे इब्तदाई पैसा कितना 10 आदमी मिलकर कितना रुपये कमा रहे? 5 रुपये कमा रहे। वहीं पे आप देखोगे कि 71 रुपये मिलकर कितना 71 लोग मिलकर कितना 67 रुपये कमा रहे। वहीं पे आप देखोगे तो 19 आदमी मिलकर कितना रुपये कमा रहे? तो 27 रुपये मिलकर कमा रहे। तो यहाँ पे देखोगे आप 87 पैसे का जो लोग हैं, आप 87 पैसे का इनका रेशो लोग तो कितना रुपये आ रहा है उनको? 67 रुपये आ रहा है। तो 67 रुपये कितने लोग कमा रहे हैं? तो 70 लोग मिलकर कमा रहे हैं। यानी कुछ आपको 2.09 के आसपास में आएगा। वहीं पे आप देखोगे एक इब्तदाई पैसा है तो कितना रुपये कमा रहे हैं लोग? 5 रुपये कमा रहे। कितने लोग मिलकर? 10 आदमी मिलकर। तो ये लगभग 0.05 के आसपास में होगा। वहीं पे आप देखोगे जो इब्तदाई जो इनकम सानवी पैसा जो भी इनका सानवी पैसा है, तो ये सानवी पैसा कितना 27 रुपये से कमा कितने मिलकर कमा रहे हैं? तो 19 जन मिलकर 19 लोग मिलकर कितने रुपये कमा रहे हैं? 27 रुपया कमा रहे हैं। तो ये एक तरह का डेटा दिया गया हुआ है जिससे आपको समझना है कि हमारे जो भारत में जो मजमूई कौमी पैदावार है उसमें सबसे बड़ा किसका हिस्सा है और उस हिस्से में कितने लोग भारत के लोग उसमें शामिल है। और ब्राज़ील में भी ब्राज़ील का भी डेटा दिया हुआ है, उससे भी उसको भी समझना है कि ब्राज़ील में कौन सा पैसा है और वहाँ के लोग कौन से ज़्यादा पैसा इख्तियार करके रखे। तो आप देखो कि भारत और ब्राज़ील तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि इब्तदाई और सानवी और 87 किसे कहा जाता है। और आप ये ग्राफ भी देख चुके हो कि किस तरह से मजमूई कौमी पैदावार हमारे तीनों मतलब तीनों किस्म के पेशों का हिस्सा है। तो अब हम क्या देखेंगे आगे चलकर, इनके फीकस आमदनी देखेंगे, अमेरिकी डॉलर में देखेंगे। तो देखो ब्राज़ील और भारत दोनों के एक तरक्की पजीर याफ्ता मुल्क है, यानी डेवलप कंट्री नहीं है। वहीं पर आप देखोगे कि अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो आप GDP के हिसाब से देखोगे यानी मजमूई कौमी पैदावार के हिसाब से देखोगे तो सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो सबसे नंबर 1 पे आपको मिलेगा अमेरिका मिलेगा। दूसरे पे जिसका GDP कितना है? लगभग 18 ट्रिलियन के आसपास में, 18 से 21 ट्रिलियन के आसपास में है। और वहीं पे आप दूसरे नंबर पर देखोगे तो दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना में आपको देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पर कौन देखने को मिलेगा? तो तीसरे नंबर पर शायद जर्मनी देखने को मिलेगा। तो हमारा भारत कितने नंबर पर है? तो हमारा भारत जो है कुछ 5वें नंबर पर है GDP के मामले में। और ब्राज़ील कितने नंबर पर है? तो ब्राज़ील शायद 11वें नंबर पर। तो हमसे ब्राज़ील बहुत पीछे है GDP के मामले में, लेकिन हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, इससे हम उसको GDP में डोमिनेट कर पाते हैं। तो अब ये देखोगे कि अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे है, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क कैसे है। तो वही आपको देखने को मिलेगा कि इतनी कम आबादी होने के बाद उनके पास ऐसी क्या चीज़ है जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो आगे पे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ोगे तो यही बोलेगा कि मतलब वहाँ पे तरक्की याफ्ता इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मशीनरी वहाँ की मशीनरी बहुत अच्छी है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं होता कि
तो यहाँ पे भी जैविक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी मशीनरी आया जाए और यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे हमारा भारत तरक्की याफ्ता हो। सबसे पहले आप देखोगे तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की पजीर मुल्क। तरक्की पजीर मुल्क और दूसरा क्या है, तरक्की याफ्ता मुल्क। सबसे पहले एक जो भी इसमें है, जो भी मैं इस तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता कौन डिसाइड करता है, तो ये IMF डिसाइड करती है कौन सा मुल्क तरक्की पजीर है। IMF और वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है कौन सा तरक्की पजीर है, कौन सा तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो आप देखोगे तरक्की पजीर मुल्क को काफ़ी इंटरनेशनल यानी बैन अवी बाजारों में भी काफ़ी सारा फायदा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर नुकसान भी होता है। तो ये तरक्की याफ्ता मुल्क और तरक्की पजीर मुल्क को मतलब ऐसा मतलब सारे मतलब पूरे ऑल ओवर देश को मतलब ऑल ओवर जो भी वर्ल्ड है सारे देशों को ऐसा कैटेगराइज किया गया है कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क है और एक तरक्की पजीर मुल्क है। चाइना देखो एक तरह का डेवलप कंट्री है, उसके बाद वो तरक्की पजीर मुल्क उसे बोला जाता है, लेकिन वहीं पर आप देखो कि भारत एक सच में तरक्की पजीर मुल्क है। तो उसका सारा तरक्की पजीर मुल्क का होने का सबसे बड़ा कमी क्या है, यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। क्या कमी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जैविक टेक्नोलॉजी कमी देखने को मिलेगा आपको। दूसरा आपको क्या मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा आपको क्या मिलेगा, मशीनरी कुवत कम मौजूद है, मशीनरी आइटम बहुत कम मौजूद है। ये तीन चीज़ ऐसे जैसे मशीनरी कुवत, यहाँ पे मशीनरी कुवत कम है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे जैविक टेक्नोलॉजी की कमी है। आप याद होंगे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से बोला जैसे आपको आपके रोड अच्छा हो, आपके 24 घंटे बिजली मिले, जबकि आपको सरकारों के जरिए आपको मदद मिले, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए मिले या किसी भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को मतलब आसान बनाने के लिए। वही आप जाओगे सिंगापुर में, आप बिजनेस करने जाओगे तो वहाँ पर सारे जो भी कागजात काम है वो 5 घंटे के अंदर आपको मिल जाएंगे। 5 घंटे के अंदर आप सारा कागज मुकम्मल कर वापस आ भी सकते हो, वहाँ पे आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आज जब इंडिया में जब आप बिजनेस चालू करने जाओगे तो आपको GST के लिए काफ़ी सारे आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये सब सारे क्या है, एक सरकार की पॉलिसी है और सरकार की पॉलिसी यहाँ आसान नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे जो बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो यहाँ आने से डरते हैं और यहाँ पे काम करना नहीं चाहते। तो ये सारे सहूलियात दूसरे आप दुबई में जाओ तो दुबई में भी इसी तरह का सहूलियात दिए जाते हैं आपको। हर तरीके का एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को हर तरह का सहूलियात दिया जाता है जो कि हमारे भारत में नहीं मिलता है। मशीन वहाँ पर अच्छी मिलती है और जैविक टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पर सारी चीज़ जो उनको चाहिए वो मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। इसीलिए वो सब देश जो आगे बढ़ रहे हैं और हमारा देश पीछे हो रहा है। तो वहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, 1960 से लेकर 2016 तक फिक्स आमदनी दिया गया हुआ है। तो हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीनों मुल्क का, इसका ब्राज़ील का, भारत का और अमेरिका का, तीनों का क्या दिया हुआ है, फिक्स आमदनी दिया हुआ है। वहाँ से 1960 से लेकर 2016 तक आप देखोगे वहीं पे तो 1% की इनकम पूरे साल में कितनी है। तो आप ब्राज़ील में देखो कितना डॉलर में दिएगा फिक्स आमदनी डॉलर में दिया हुआ है, पूरा $1 में दिया हुआ है। वहीं पर आप देखो कि एक रियासत है तो अमेरिका है, वहाँ पे एक आदमी की इनकम कितना है, $56,280, यानी $56,280 है। और $56,280 है, आपको आप किसी मल्टीप्लाई करा दो 22 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कुछ ये 56,000 देखोगे तो कुछ 5 लाख के आसपास में आएगा। वहीं पे आप देखोगे भारत की कितना है, $1,680 है। $1,680 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना, 22 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपको, लगभग कुछ
1,40,000 के आसपास में आएगा, 1,40,50,000 के आसपास में आएगा। मतलब समझ में मोटा मोटी पकड़ लो 1,40,000 के आसपास में ये पूरे साल की एक भारत की एक आदमी की आमदनी है। वहीं पे आप देखोगे ये सारा डेटा दिया हुआ है, आप देख लो कि किस तरह से मतलब 2000 में ये कितना है। ब्राज़ील की 3,060 रुपये है, वहीं पे भारत की 450 होगा। तो यहाँ पे भारत धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 450 2000 में 450 था, 2016 में कितने यहाँ पे 3 गुना बढ़ा। अब यहाँ पे 2025 का भी आएगा तो धीरे धीरे भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना तेज़ी से बढ़ना चाहिए। जैसे अमेरिका हो, अमेरिका के पास काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। उनकी टेक्नोलॉजी देखोगे आप तो हमारे ही मतलब जो फर्द है, जैसे मतलब जो IIT से आया, IIM से, या अच्छे जो IQ लेवल वाले जो ये एक्सपीरियंट है या जो मतलब इंसान है वो हमारे ही आदमी होते हैं उनकी कंपनियों में। जैसे आप देखोगे सुंदर पिचाई को देखोगे तो वो एक भारत से है। ऐसे बहुत सारी ऐसी गूगल कंपनी है जिसके CEO क्या है वो इंडियन होते हैं, लेकिन उनको सही सहूलियात ना मिलने के कारण वो बाहर ले जाते हैं और वो दूसरे देश में जाकर अपनी सर्विस देते हैं। वही आपको यही सरकार को अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है, काफ़ी हमें आगे बढ़ने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक ब्रिक्स करके एक ग्रुप है जो 2009 में इसे बनाया गया हुआ था। ब्रिक्स इसे ब्राज़ील है, उसमें रूस है उसमें, और उसमें इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ये ब्रिक्स क्यों बनाया गया था? ये ब्रिक्स बनाने का सबसे बड़ा मेन इरादा था वो अपने मुल्क की तिजारत को आगे बढ़ाना था और जो भी उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है उनको शेयर करना था। तो ब्रिक्स जब बनाया गया ये 2009 में बनाया गया। कितने मिलकर बनाया गया? तो इसे 4 मिलकर बनाया गया हुआ था। ये ब्राज़ील, दूसरा रूस, तीसरा इंडिया और चौथा चाइना। साउथ अफ्रीका 2010 में आगे शामिल हुआ ब्रिक्स में। तो इसके पीछे क्या ऐसा रीजन थे, क्या ऐसी वजह थी जो ब्रिक्स बनाने की मतलब जरूरत पड़ी? तो आप देखोगे रूस काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे है और चाइना भी काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे है, और ब्राज़ील और इंडिया को देखोगे तो ये इसमें इब्तदाई पैसे में बहुत आगे है। तो ये ग्रुप मिलकर बनाया गया जिससे सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करें। सारे जो टेक्नोलॉजी रूस के पास है वही टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आए, तो उससे क्या मशीनरी आइटम में भी मतलब इजाफा हो, जो भी अच्छे मशीन बनाया जाए और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और इसी के लिए बनाया जाता है, इसी की तरह का ग्रुप है। तो आप देखोगे साउथ अफ्रीका 2010 में आकर शामिल हुआ ब्रिक्स में, और 2023 में कौन सा शामिल हुआ ब्रिक्स का? आप इसका जवाब देके कमेंट में दो। 2023 में हाल ही में इसका जो समिट हुआ, जो इसका साउथ अफ्रीका में जाके समिट हुआ। तो ये 2010 में साउथ अफ्रीका किसमें शामिल हुआ? 2010 में शामिल हुआ। तो ये एक तरह का ग्रुप बनाया जाता है किसी भी चीज़ एक दूसरे के लिए। मतलब जैसे आप देखोगे कि आप अपने ही क्लास में देखोगे एक ग्रुप 2 ग्रुप होती है या 2 जन मिलकर ग्रुप बनाते हैं। क्यों? किसी का साइंस अच्छा होता है तो किसी का मैथ अच्छा होता है, तो वो अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, वो अपने सारे कामों को शेयर करने के लिए वो ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और वो एक आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ के लिए भी देशों में भी यही होता है कि किसी के पास जरा इब्तदाई पैसा अच्छा है तो उसे इब्तदाई पैसे के सारे काम काज दिए जाते हैं, और वही दूसरे देश के पास आप देखोगे सामूहिक पैसा यानी जो सर्विस होते हैं उनका सर्विस है तो वहाँ से सर्विस किए जाते हैं, और इस तरह से दोनों देश एक दूसरे पे डिपेंड होकर तीसरे देश पे डिपेंड नहीं होते। तो इस तरह से उनका इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, वो मतलब उनका जो कद होता है वो बड़ा होता है। वहीं पे आप देखोगे कि आज की पूरे इंटरनेशनल लेवल मतलब जो भी इंटरनेशनल लेवल है वहाँ पे अमेरिकी डॉलर का आप देखोगे वहाँ पे कद बड़ा है, चाहे वो इंडिया की करेंसी के मुकाबले हो, चाहे ब्राज़ील के रियाल के करेंसी के मुकाबले हो, चाहे चाइना के युआन करेंसी के मुकाबले हो। तो ये सारे करेंसी क्यों पीछे पड़ जा रही है ये अमेरिका के डॉलर के? क्योंकि उसने ऐसे
कई सारे पॉलिसी जो बहुत साल पहले उन्होंने प्रमोट की थी और जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि अमेरिकी डॉलर को से मुकाबला करने के लिए रूस और चाइना मिलकर वो क्या कर रहे हैं, युआन, जो चाइना की युआन डॉलर है, उनको इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं पे आप देखोगे एक इंडिया का जो UPID है, जो यूनिफाइड, जो इंडिया का UPI ट्रांजेक्शन है, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, जो ये ट्रांजेक्शन है, इंडिया भी अपने आप को क्या कर रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में उठाने की कोशिश कर रहा है। वो भी नहीं चाह रहा है कि मुझे अगर किसी देश से रूस से अगर तेल लेना हो तो मेरे पास अमेरिकी डॉलर होना चाहिए। वो भी यही चाह रहा है कि मेरे पास अगर रुपये के जरिए काम चल जा रहा है तो मैं अमेरिका डॉलर पे डिपेंड नहीं रहूँ, जिससे अमेरिकी डॉलर का क्या हो, बड़े और उनका GDP में इजाफा हो। तो ये एक तरह का ग्रुप बनते हैं, जिससे कई सारे उनके काम होते हैं, कई सारे उनके खिदमात होते हैं, जो एक दूसरे से आइडिया और शेयर करते हैं। तो इसी पर्पज से वो ग्रुप बनाते हैं। तो आप ब्रिक्स को देख चुके हो, इसमें 5 देश है, और जब साउथ अफ्रीका 2010 में आकर शामिल हुआ और उनका म्यूचुअल जो भी है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU, तो इनका सबका आपस में शेयर होता है और इनका सबसे बड़ा पर्पस होता है कि किस तरह से तिजारत को आगे बढ़ाया जाए।